Students, this is Anup Chaudhary, lecturer of Computer Science and Engineering at Government Polytechnic College, झुंझुनू। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स जो आपका सब्जेक्ट कोड 2003 है, उसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, यूनिट 3.2। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो कैटेगराइज करने के लिए बहुत सारे बेस होते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे आधार, किसी आधार पे उनको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एक कंप्यूटर जो है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एट ए टाइम सिर्फ एक टास्क कर सकता है या उससे एक से ज़्यादा टास्क या कार्य कर सकता है, उसके आधार पे, या फिर उसको कितने यूज़र्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ एक कर सकता है या एक से ज़्यादा उसको काम में ले सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ। तो उस आधार पे और भी कई आधारों पे इसको वर्गीकृत किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो मुख्यतः 4 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं सिंगल टास्किंग, फिर मल्टीटास्किंग। ये 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कितने कार्य एक साथ कर सकता है उसके आधार पे। मल्टीटास्किंग में एक कॉन्सेप्ट है टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो या टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया जाता है, उससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का होता है, मल्टीटास्किंग। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन चारों को डिटेल्स में आगे देखेंगे। उससे पहले इसमें कुछ जो हैं टर्म्स यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। कौन सी टर्म्स हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे आपकी जो रैम होती है, उसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ लोडेड रहते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहते हैं और वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एट ए टाइम। एक ही हो रहा होता है। द concurrent residency of more than one program in the main memory is called as multi-programming। यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आपकी मेन मेमोरी में लोडेड रहते हैं। ऐसा पुराने टाइम पे, पहले के कंप्यूटर्स में नहीं हो पाता था, एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम लोड होता था। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इसको नाम दिया गया मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी कि प्रोग्राम को रैम में स्टोर कर लिया जाता है और उसको लोडेड रखते हैं जब तक वो एग्जीक्यूशन उसकी चल रही होती है। उसके साथ ही दूसरा प्रोग्राम भी लोड हो जाता है, तीसरा भी, चौथा भी, इस तरह से कई प्रोग्राम लोड एक साथ हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि आपके जो प्रोसेसर हैं वो एक से ज़्यादा हैं। प्रोसेसिंग नाम में इसमें प्रोसेसर से आप याद रख सकते हो कि मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो उसको बोल देंगे अपन मल्टी प्रोसेसिंग। द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन प्रोसेसर पर सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसिंग। कहने की बात यह है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक साथ कार्य कर रहे हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम उसको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हैं, उनको मिल के वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं सारे प्रोसेसर्स। तो इस प्रकार की जो है इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। वो कनेक्टेड रहते हैं सारे प्रोसेसर आपस में। अब आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। एक साथ एक से ज़्यादा कार्य को करना ही मल्टीटास्किंग कहलाता है। अब मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रोग्राम्स जो है आपके लोडेड हैं रैम में एक से ज़्यादा, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द मेन मेमोरी या कंकरेंट रेजिडेंसी। कंकरेंट मतलब एक साथ, तो एक साथ वो रैम में लोडेड है, उसको कॉन्सेप्ट को बोल दिया मल्टी प्रोग्रामिंग। अब वो एग्जीक्यूट एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि लोडेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर रैम में एक साथ लोडेड है तो एट ए टाइम तो आप एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, बाकी सारे जो है वो नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं अगर, तो उसको हम मल्टीटास्किंग नहीं बोल सकते हैं। हालांकि मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ मल्टीटास्किंग भी होती है जनरली, क्योंकि वो जब एक साथ लोडेड होते हैं फिर उनको सीपीयू टाइम स्लॉट्स भी इस प्रकार से देता रहता है कंटिन्यूसली। कुछ बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं प्रोग्राम, कुछ जो है एक्टिवली हमें दिख रहे होते हैं स्क्रीन पे जो आउटपुट जिनका। तो इस प्रकार से कई प्रोग्राम, लेकिन वो एग्जीक्यूशन एक साथ कर रहा होता है। तो इस प्रकार से एक से ज़्यादा टास्क एक साथ जब एग्जीक्यूट हो रही हो साइमल्टेनियसली,
यानी एक साथ, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अब नंबर ऑफ सीपीयू की बात करते हैं, तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही सीपीयू है और रैम में खूब सारे प्रोग्राम लोडेड है। मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा सीपीयू होना ज़रूरी है, प्रोसेसर्स जो है वो, क्योंकि तभी उसका नाम मल्टी प्रोसेसिंग है। और मल्टीटास्किंग में भी एक ही सीपीयू एक से ज़्यादा टास्क एक साथ कर रहा होता है जनरली। तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। इसमें एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है एट ए टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग में। हालांकि प्रोग्राम लोडेड हैं एक से ज़्यादा रैम में, बट एट ए टाइम सीपीयू एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम। खूब सारे प्रोसेसर हैं तो खूब सारे काम भी एक साथ कर सकते हैं, या एक ही बड़े काम को भी वो एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में क्या है, वन बाय वन जॉब इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम। हालांकि एट ए टाइम तो एक ही कार्य हो रहा होता है मल्टीटास्किंग में, लेकिन वो टाइम फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, यानी कि उस काम टाइम स्लॉट यानी टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है सीपीयू के टाइम को, कि 5 सेकंड एक काम को दिए, 5 सेकंड एक काम, 5 सेकंड बोल रहा हूँ सॉरी, 5 मिली सेकंड या नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, इस तरह से टुकड़े हो जाते हैं उसके काम के, कि 5 नैनो सेकंड के लिए एक जो है प्रोग्राम उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, अगले 5 नैनो सेकंड के लिए एक, 5 इस तरह से टाइम स्लॉट्स जो है उनमें कार्य किया जाता है। तो एट ए टाइम तो एक ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है, बट वो फ्रीक्वेंसी उसको करने की जो है बार आवृत्ति इतनी ज़्यादा होती है कि बार बार तो ऐसे लग रहा है कि सब काम एक साथ ही चल रहे होते हैं और बहुत फास्ट। इकोनॉमिकल हैं, सारे इकोनॉमिकल हैं। थोड़ा मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है, यानी कि थोड़ा महंगा पड़ता है, ये प्रोसेसर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ़ यूज़र्स इसमें एक ही होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा हो सकते हैं और मल्टीटास्किंग में भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एफिशिएंसी मल्टी प्रोग्रामिंग की लेस है, मल्टी प्रोसेसिंग की मैक्सिमम है और मल्टीटास्किंग की मॉडरेट है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसमें ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। तो अभी हमने देखा मल्टीटास्किंग क्या होता है। सिंगल टास्किंग क्या है? ए सिंगल टास्किंग सिस्टम कैन ओनली रन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। सिर्फ एक प्रोग्राम एट ए टाइम, वो एक कार्य एक टाइम पे कर रहा होता है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। काम करना या टास्क करने का मतलब वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, एक ही बात है। यहाँ टास्क, प्रोग्राम और एक और टर्म यूज़ होगी प्रोसेस। तो प्रोग्राम और प्रोसेस और टास्क आप एक ही चीज़ को समझ के चलें अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये सिंगल टास्किंग सिस्टम सिर्फ एक प्रोग्राम को एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है। मल्टीटास्किंग सिस्टम जो है अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू बी रनिंग इन कंकरेंसी, यानी एक साथ एक से ज़्यादा प्रोग्राम उसमें जो है रन होते हैं एक साथ। दिस इज़ अचीव्ड बाय टाइम शेयरिंग। तो मल्टीटास्किंग हो कैसे पाता है? टाइम शेयरिंग के द्वारा हो पाता है। टाइम शेयरिंग क्या है? द अवेलेबल सीपीयू टाइम और प्रोसेसर टाइम, जो क्या होता है, ओवरऑल टाइम दैट प्रोसेसर इज एक्टिव इज डिवाइडेड बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस। तो जैसे कि बहुत सारी प्रोसेस यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम लोडेड हैं आपके रैम में और वो सारे एक साथ करने हैं, तो क्या करना होगा, उन सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड कर देना पड़ेगा। यानी कि सीपीयू को ओवरऑल उनको एग्जीक्यूट करने में सबको एक एक करके जितना टाइम लगना था, उस टाइम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया और वो हर प्रोसेस को बहुत ही छोटे छोटे टाइम स्लॉट यानी कि बहुत नैनो सेकेंड्स में वो छोटे छोटे टाइम के स्लॉट्स बना दिए, 5 नैनो सेकंड, 5 से नैनो सेकंड फॉर एग्जांपल, और वो हर प्रोसेस को, हर प्रोग्राम को एलोकेट कर दिए। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हर प्रोग्राम को 5 नैनो सेकंड मिल रहे हैं, तो एक ही सेकंड में वो कई बार रिपीट हो जाएंगे वही प्रोग्राम सारे। तो सारे एक साथ ही उनके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे प्रोग्राम एक साथ ही चल रहे हैं। एक सेकंड में वो इतनी बार रिपीट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है सारे प्रोग्राम एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दीज प्रोसेसेस आर ईच इंटरप्टेड रिपीटेडली इन टाइम स्लाइसेस। तो टाइम के टुकड़ों में ये सारी प्रोसेसेस जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको रिपीट किया जाता है और बाई ए सीपीयू शेड्यूलिंग सब सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट ये काम करता है? सीपीयू शेड्यूलिंग सब सिस्टम होता है जो उन प्रोसेसेस को रिपीटेडली इंटरप्ट करने का मतलब रोकना, दूसरी को चलाना, फिर उसको रोकना, तीसरी को चलाना। नहीं कि एक को पूरा कंप्लीट नहीं करता, उससे पहले दूसरी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, फिर उसको बीच में रोक के तीसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो एक ही सेकंड में कई बार उन प्रोसेसेस को रिपीट कर देता है वो। यानी कि इस प्रकार से वो टाइम स्लॉट्स उनको अलॉटेड हो जाते हैं, टाइम स्लाइस मान लो, टाइम स्लॉट मान लो। तो इस काम को बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग सब सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सीपीयू को शेड्यूल किया जाता है कि इतनी प्रोसेसेस हैं और उनको इस टाइम में इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है टुकड़ों में, ताकि सब एक साथ हो रही हो। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट को, जो कि आपकी किस में काम आता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में।
तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए आप, मेन मेमोरी में खूब सारे प्रोग्राम्स लोडेड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका मेन मेमोरी में लोडेड है, बाकी ये यूज़र प्रोग्राम्स हो सकते हैं या सिस्टम प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। तो सीपीयू इनको एक्सेस करता है, इनके सारे प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस जो इनमें लिखे हुए हैं, जो भी निर्देश हैं वो एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग के माध्यम से वो इसको कोई एक टाइम स्लॉट देगा, इसको टाइम स्लॉट, इसको टाइम स्लॉट, इसको 5 टाइम स्लॉट्स बना दिए और उनको रिपीट करता रहेगा। 1 सेकंड में ये पांचों के कई बार रिपीटेशन हो जाएंगे इनको एग्जीक्यूट करने के, यानी कि इसको एग्जीक्यूट किया, इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको, फिर दोबारा से इसको। एक ही सेकंड में इनको कई बार एक्सेस करके और एग्जीक्यूट करेगा इन प्रोग्राम्स को। तो ऐसा लगेगा ये पांचों एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो मेन मेमोरी में खूब सारे प्रोग्राम्स एक साथ लोडेड होने का कॉन्सेप्ट कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। और एक साथ उनको कहाँ कहाँ लोड करना है मेमोरी में, किस तरह से मैनेज करना है, वो कार्य रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मेमोरी को मैनेजमेंट करता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा कार्य सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग सब सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसके द्वारा मल्टीटास्किंग का टाइम शेयरिंग किया जाता है। देखिए अब किस तरह से, जैसे ये 5 जो प्रोग्राम है वो उनको दूसरे डायग्राम में अच्छे से दर्शाया गया है कि अभी फ़िलहाल सीपीयू प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि ये एक्टिव स्टेट में है। तो अगला प्रोसेस किस स्टेट में रहेगा, रेडी स्टेट में, कि इससे जस्ट नेक्स्ट ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। और ये 1 सेकंड में कई बार ये इस सर्कल को कई बार रिपीट कर लेगा। तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये पांचों एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। मल्टीटास्किंग हो गया आपका। नेक्स्ट टाइप है वो है सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि एक यूज़र अगर यूज़ कर पा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिर्फ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और एक से ज़्यादा यूज़र अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ यूज़ कर पा रहे हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो मल्टी यूज़र सिस्टम हो गया। अब इसमें यह है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चल सकते हैं, किसमें, सिंगल यूज़र में, यानी कि यूज़र एक ही है पर वो एक साथ कई प्रोग्राम एक से ज़्यादा चला सकता है, तो उसमें मल्टीटास्किंग हो सकती है ना। और मल्टी प्रोग्रामिंग तो है ही, मल्टीटास्किंग है तो मतलब, क्योंकि वो प्रोग्राम तो लोडेड होंगे ही रैम में एक से ज़्यादा। तो ये सिंगल यूज़र में भी हो सकता है मल्टीटास्किंग, और मल्टी यूज़र में तो होना ही होना है मल्टीटास्किंग। सो इसमें क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, जैसे कि डिस्क स्पेस, मेमोरी, सीपीयू, वो सारे शेयर किए जाते हैं एक से ज़्यादा यूज़र्स के साथ। और मल्टीटास्किंग के माध्यम से इसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाया जा सकता है। तो मल्टीटास्किंग जो है वो सिंगल यूज़र भी हो सकता है और मल्टी यूज़र भी हो सकता है। यूज़र कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं जो सिंगल यूज़र होते हैं, और इस प्रकार के भी जो मल्टी यूज़र होते हैं। इसमें भी टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है मल्टी यूज़र में भी। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल करेगा टास्क को फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अच्छे से यूज़ करने के लिए टास्क को क्या करना पड़ता है, शेड्यूल करना पड़ता है, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयर कर देता है सब जितने भी टास्क हैं उनके बीच में सीपीयू का। सो ये सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र सिस्टम हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ किसी एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है। वो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसी नेटवर्क में जुड़े हुए बहुत सारे सिस्टम्स को मैनेज कर रहा होता है एक साथ। ये कंप्यूटर जिसमें सीपीयू डिस्क मेमोरी है, ये इसमें सीपीयू मेमोरी है, इसमें सीपीयू डिस्क मेमोरी है, सबका अपना अपना रिसोर्सेज है उन कंप्यूटर्स का। ये कंप्यूटर जिसका सीपीयू डिस्क मेमोरी है, इसमें भी सीपीयू मेमोरी है, उन सबका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसमें एक से ज़्यादा रिसोर्सेज जो फैले हुए रहते हैं, जैसे कि बहुत दूरी पर फैले हुए कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया है और उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनको एज ए सिंगल सिस्टम उनको दर्शाता है यूज़र को। जब आप यूज़र उसको एक्सेस करता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम से, यूज़र जब कोई भी काम में लेता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसको लगता है कि ये किसी एक ही सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसको इसकी डिटेल्स नहीं पता यूज़र को कि इतने कंप्यूटर्स हैं और उनमें उसका डेटा कौन से कंप्यूटर पर सेव हो रहा है या कहाँ से एक्सेस हो रहा है, उसका कोई नॉलेज नहीं रहता। वो सारे काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे वो किसी एक ही सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बट वो एक्चुअल में बहुत सारे सिस्टम्स उससे जुड़े हुए रहते हैं। एज ऑल द कंप्यूटेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट कंप्यूटर्स। तो जितनी भी कंप्यूटेशंस होती हैं या जो भी कार्य होते हैं वो सारे डिवाइड कर दिए जाते हैं अलग अलग कंप्यूटर्स में। वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड, ऑटोनोमस मतलब सिंगल यूनिट है और वो इंटरकनेक्टेड है आपस में। वो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ए शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो एक नेटवर्क जो उनके बीच में शेयर किया हुआ होता है, उस नेटवर्क से वो जुड़े हुए रहते हैं और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज ए सिंगल सिस्टम उसको दर्शाता है।
इंडिपेंडेंट सिस्टम्स प्रोसेसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू, तो उनका खुद का अपना सीपीयू और मेमोरी होता है हर सिस्टम का. दीज आर रेफर टू एज लूजली कपल्ड सिस्टम्स, तो इनको क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम्स या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बोलते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम्स को. दिस सिस्टम्स प्रोसेसर्स डिफर इन साइज एंड फंक्शंस, तो इनके सीपीयू मेमोरी ये सब अलग अलग साइज के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सेम होने चाहिए. इनको सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है. तो एक यूज़र जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसके खुद के कंप्यूटर पे वो फाइल या सॉफ्टवेयर उसके ऊपर नहीं इंस्टॉल्ड हो या उसके ऊपर अवेलेबल नहीं हो, तो भी वो चाहे कहीं और अवेलेबल हो उसको यूज़ कर सकता है जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जा रहा है. तो कहीं भी हो, किसी भी सिस्टम पे कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर हो, वो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने वाला यूज़र कहीं से भी एक्सेस कर सकता है. सो नेक्स्ट है, लास्ट है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. these टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रियल टाइम सिस्टम. तो रियल टाइम सिस्टम का मतलब यही है कि जैसे ही कोई कार्य इंस्ट्रक्शन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, जितनी जल्दी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को मिला उसी क्षण उसको एग्जीक्यूट कर देना, उसी क्षण उसको प्रोसेस कर देना. तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल. तो जैसे ही कोई इनपुट दिया गया तो उसका रिस्पॉन्स यानी उसका जो उसको प्रोसेस करने का काम है और उसका रिस्पॉन्स यानी कि आउटपुट वापस मिलने का जो काम है, वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम है, बहुत कम. उसको प्रोसेस करने का टाइम, उस पर रिस्पॉन्स देने का टाइम बहुत कम टाइम है, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम. एज ए यूँ मान लो कि जैसे ही बटन दबाया वैसे ही आउटपुट मिल गया, तो उतना फास्ट उसको बोलते हैं रियल टाइम. रियल टाइम systems are used when there are time requirements that are very strict, like missile system, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोट्स एक्सेट्रा. तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स या मिसाइल सिस्टम्स हैं, उसमें रियल टाइम में जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है, तुरंत एग्जीक्यूट करके और तुरंत रिस्पॉन्स करना पड़ता है. तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है, उस सिस्टम को कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट, अदरवाइज द सिस्टम विल फेल. तो फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता रिस्पॉन्स देने में, एग्जीक्यूट करके किसी भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके और वापस रिस्पॉन्स देने में टाइम जो लगेगा वो फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. वो मैक्सिमम टाइम फिक्स्ड है, बहुत ही कम होता है वो, उसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो थैंक यू. आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें हमने देखा सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम.